वेलकम टू जीके क्लासेस। आज हम स्टैटिक्स का 4th एपिसोड डिस्कस करेंगे और अभी तक आपने इसके जो 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, जिस भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें उसको क्रैक करने में ये सीरीज आपको जरूर हेल्प करेंगे और इससे क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको डेली जो है नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। और अगर इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे डेली आपको अपडेट भी मिलता रहेगा टाइम टू टाइम एंड पीडीएफ को भी डाउनलोड करने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया? जो अलाई दरवाजा है वो दिल्ली में स्थित है और ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनाया गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा जो है दिल्ली में बनाया गया। और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनके टाइम पर, इनके समय पर जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे सबसे ज्यादा अच्छी थी। तो ये भी पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके टाइम पर अच्छी थी? तो वो थी अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक जो है कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक से ही 2-3 पॉइंट बता रही हूं, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसके द्वारा बनवाया गया? अजमेर में है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाख। याद रखिएगा लाख बख्श की जो उपाधि है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्हीं के द्वारा जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, इसका जो काम है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का जो काम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इसको कंप्लीट, इसको पूरा किसने किया था कुतुब मीनार को? तो वो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का जो काम है वो इस पूरा हुआ था कंप्लीट, और इसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जो कुतुब मीनार है वो किसके नाम पर है? तो वो है बख्तियार काकी के नाम पर है, बख्तियार काकी के नाम पर जो है कुतुब मीनार का नाम है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। तो अलाई दरवाजा जो है दिल्ली में किसके द्वारा बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय पर, बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय पर अकबर ने कहां बनवाया था? फतेहपुर सीकरी। ये नाम भी याद रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था बुलंद दरवाजे का गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो आप स्टडी से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे जरूर शेयर किया करो, सो दैट जो दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इससे हेल्प मिले। तो ये इसका राइट आंसर है। और देखिए जो जहांगीर है, इनसे रिलेटेड चीज याद रखिएगा। जो चित्रकला का, ये पूछता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? स्वर्ण काल, चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर के समय को कहा जाता है। और वास्तुकला का मतलब आर्किटेक्चर,
वास्तुकला जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर, तो वास्तुकला का जो स्वर्ण काल है वो शाहजहां के समय को कहा जाता है, और चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर के समय को कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो देखिए जो G7 है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा कि G7 का सदस्य कौन सा नहीं है। तो जो भारत है, भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। और इसकी जो अध्यक्षता है, अभी हाल ही में इसकी जो अध्यक्षता है वो इंग्लैंड के द्वारा, G7 की इंग्लैंड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, और इसमें जो है 7 देश हैं और भारत जो है इसका मेंबर नहीं है। और इसकी थीम क्या है इस बार की? क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। तो ये इसका राइट आंसर है। भारत G7 का मेंबर नहीं है। तो देखिए G7 में कौन कौन से देश हैं, आप याद रखिएगा। G7 में जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, इटली है, कनाडा है एंड इंग्लैंड। ये 7 हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। भारत जो है G7 का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। और इस बार जो है इसकी अध्यक्षता जो है इंग्लैंड में की गई है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। ये इसकी थीम थी, तो आप याद रखिएगा इसकी थीम, ये भी पूछ सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। आसियान में कितने देश हैं? तो आसियान में तो सबसे पहले 10 देश हैं, 10 देश हैं, याद रखिएगा। और जो आसियान है, आसियान की जो स्थापना है वो 1967 में की गई। 1967 में आसियान की स्थापना की गई। और जो इंडिया है, जो भारत है, याद रखिएगा, इंडिया भारत जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान का मेंबर भारत नहीं है। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो आसियान है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। ये इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है जकार्ता में। जकार्ता जो है आसियान का हेडक्वार्टर है। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो जकार्ता है ये किसकी राजधानी है? जकार्ता किसकी राजधानी है? तो वो है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा कि आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। आसियान की स्थापना 1967 में, भारत इसका सदस्य नहीं है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, और जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सार्क में, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, सार्क में कितने देश हैं? एक बार इससे रिलेटेड यूपी टेट का जो वो एसएसटी वाला जो पेपर है उसमें पूछा था कि सार्क में कौन सा देश जो है उसका सदस्य नहीं है। ये ऐसे भी पूछा जाता है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले जो सार्क है, सार्क में कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। सार्क में 8 देश हैं। इसकी स्थापना जो है 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल। काठमांडू नेपाल जो है इसका, काठमांडू नेपाल जो है सार्क का हेडक्वार्टर है। और अभी इसका जो नवीनतम देश है, इसका जो नवीनतम देश है सार्क का, वो कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान। याद रखिएगा सार्क का नवीनतम देश है अफगानिस्तान। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है क्योंकि ये अभी इसका नवीनतम मेंबर है सार्क का, अफगानिस्तान। तो सार्क की स्थापना 1985 में, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल, और सार्क का जो नवीनतम देश है वो है अफगानिस्तान। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि सार्क में कौन कौन से देश हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8। तो देखिए सार्क में जो है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट, म्यांमार है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसका भी नवीनतम मेंबर है, नेपाल एंड मालदीव।
भारत इसका मेंबर नहीं है। तो अब ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगर एलिमिनेशन के मेथड से भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको ये सारे याद हो तो। म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड मालदीव। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन जो है ये हर बार पूछा जाता है कि पहला जो होता है, पहला कोई किसी भी क्वेश्चन का कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, पहले वायसराय कौन थे, ऐसे क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स में जरूर पूछा जाता है। फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें भी स्टैटिक्स पूछा जाता है, उसमें ये जो पहला है ये इससे जो है 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, इसको याद रखिएगा। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है, भारत के पहले गवर्नर जनरल वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और जो क्लाइव है, क्लाइव ये कौन थे? ये बंगाल के पहले गवर्नर, याद रखिएगा, बंगाल के फर्स्ट पहले गवर्नर, बंगाल के जो पहले गवर्नर हैं वो कौन थे? क्लाइव थे। क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स ये कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो बंगाल के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और कैनिंग कौन थे? कैनिंग ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। भारत के पहले वायसराय, भारत के फर्स्ट वायसराय वो कौन थे? कैनिंग थे। तो देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल के जो पहले गवर्नर हैं वो कौन थे? क्लाइव थे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कंफ्यूज मत होइएगा क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स में। क्लाइव जो है बंगाल के पहले गवर्नर थे और जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और कैनिंग कौन थे? तो कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इससे भी पूछा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध है वो किसके समय पर हुआ था और कब हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध है ये 1757 में किसके समय पर हुआ था? 1757 में क्लाइव। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में क्लाइव के समय पर हुआ था। कॉर्नवालिस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिविल सेवा के जो जनक हैं कॉर्नवालिस को ही बोलते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त या फिर इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट, इसके भी जनक कौन है? कॉर्नवालिस। और सिविल सेवा के जनक भी कॉर्नवालिस हैं। और जो वेलेस्ली, तो जो वेलेस्ली के टाइम पे सहायक संधि जो है इसको फेमस करने वाले कौन थे? सहायक संधि को फेमस करने वाले थे वेलेस्ली। बट सहायक संधि जो है स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? शुरू किसके द्वारा किया गया था? ये भी याद रखिएगा, डुप्ले के द्वारा जो है सहायक संधि को स्टार्ट किया गया था। बट सहायक संधि को फेमस किसने किया था? वेलेस्ली। सती प्रथा का जो अंत है, सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के समय पर हुआ था। और कब? 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। यह भी याद रखिएगा। और विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मैकाले जो हैं विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले। और ये विलियम बेंटिक के समय, मैकाले जो हैं विलियम बेंटिक के समय में जो विधि आयोग पहला बना था उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया मैकाले को। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। जो भी मैंने आपको ये बताया है ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7।
बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे करजन। करजन जो है बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। और 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की जो डेट है, बंगाल विभाजन की डेट इसको तय की गई थी कि इसी दिन जो है बंगाल का विभाजन होगा। तो बंगाल विभाजन की जो डेट है, जो इसकी तारीख है, वो 16 अक्टूबर 1905 को तय की गई थी। तो 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ एंड 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की जो डेट है उसे तय की गई थी। और बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे करजन। याद रखिएगा, करजन थे। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और देखिए जो कैनिंग है, मैंने अभी आपको बताया कि भारत का जो है पहला वायसराय वो कौन था? कैनिंग। याद रखिएगा, भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। फर्स्ट पहला है इसलिए पूछा जाता है। कॉर्नवालिस, मैंने अभी आपको बताया, सिविल सेवा के जनक और परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त, इसके भी जनक कौन है? तो वो है कॉर्नवालिस, सिविल सेवा के जनक भी और परमानेंट सेटलमेंट। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी? तो वो की गई थी महलवाड़ी। जो महलवाड़ी जो व्यवस्था है वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ये भी याद रखिएगा। और एक और आता है रैयतवाड़ी, ये भी याद रखिएगा। रैयतवाड़ी जो है ये किसके समय पर ये स्टार्ट किया गया था? तो रीड मूनरो के द्वारा जो है रैयतवाड़ी जो प्रथा है उसको स्टार्ट किया गया था। तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे करजन। और डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था एंड 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की जो डेट है उसे तय की गई थी। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है किसके द्वारा आरंभ की गई? तो अभी मैंने आपको बताया था परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के द्वारा, और इनको सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। और जो हॉल्ट मैकेंजी है, मैंने अभी आपको बताया महलवाड़ी जो व्यवस्था है वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो रीड मूनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये सारी बातें भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, काकोरी ट्रेन डकैती, इसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। नाम याद रखिएगा, इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये इसका नाम कर दिया गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो है 9 अगस्त 1925 को जो है ये घटना जो है गठित हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 की घटना है, याद रखिएगा। और 7 अगस्त 1905 को मैंने अभी आपको बताया था क्या हुआ था। 7 अगस्त 1905 को स्थायी आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था। और बंगाल विभाजन की जो डेट है वो 16 अक्टूबर 1905 को जो है इसकी डेट जो है इसको तय की गई थी। और मैंने आपको बताया कि जो स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल, ये भी याद रखिएगा, टाउन हॉल कोलकाता से स्टार्ट हुई थी स्वदेशी आंदोलन। तो ये इसका राइट आंसर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये भी देखिए, इसे भी देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो 1911 है, 1911 में क्या हुआ था? जो लॉर्ड हार्डिंग है, 1911 में जो बंगाल विभाजन है,
बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और किसके द्वारा? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? हार्डिंग के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया, तो हार्डिंग के द्वारा। हार्डिंग, इसको याद रखिएगा, हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन 1911 में इसको रद्द किया गया। 1916 में क्या हुआ था? तो 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन जो है वो 1916 में किया गया। लखनऊ अधिवेशन 1917 में जो है चंपारण, 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बिहार से। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में बिहार से इसको स्टार्ट किया गया। 1919 में रॉलेट एक्ट, आप सबको पता है जो रॉलेट एक्ट है, ना अपील ना दलील। रॉलेट एक्ट का मतलब ना अपील ना दलील, ये 1919 में जो है स्टार्ट हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को भी एक और जो घटना है वो हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुई थी और किसके समय पर? उस टाइम पे वायसराय कौन थे? तो वो थे चेम्सफोर्ड। ये याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड जो है ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ये भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय पे कौन थे? तो वो थे चेम्सफोर्ड। एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उस टाइम पे भी कौन थे? तो वो थे चेम्सफोर्ड। तो ये जरूर पूछा जाता है, ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिए जो 5 फरवरी 1922 है उसको, उस दिन जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है चौरी चौरा घटना जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुई। चौरी चौरा जो घटना है 5 फरवरी 1922 को जो है इसी दिन हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 1923 में जो है स्वराज पार्टी, ये भी पूछा जाता है कि जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। याद रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। 1928 में क्या आता है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू जो रिपोर्ट है वो कब आता है? 1928 में। और 1929 में लाहौर अधिवेशन और इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये भी पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो वो किया गया था 1929 में और लाहौर अधिवेशन था। तो ये सारे बातें जो मैंने आपको बताई याद रखिएगा। तो देखिए 1911 में क्या हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार, और ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये गांधी जी का पहला आंदोलन था। ये भी याद रखिएगा, गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में 1919 रॉलेट एक्ट, ना अपील ना दलील, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, चेम्सफोर्ड थे और उसी टाइम पे असहयोग आंदोलन उन्हीं के समय पर हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय पे। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा की जो घटना है वो हुई थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। ये जो भी मैंने डेट्स लिखवाए हैं ये इंपॉर्टेंट है और इससे आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो ये जो चारों पुस्तक हैं जो ऑप्शन में दिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने चारों ऑप्शन में इसको लिया है सो दैट मैं आपको इसके आंसर भी बता पाऊं, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं इनकी जो बुक है, इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो वो है गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी बुक का नाम है और इन्हीं के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज इसकी भी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा।
इनकी बुक है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है। गीता रहस्य, गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है गीता रहस्य। और सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी पुस्तक है? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक का क्या नाम है? तो वो है सत्यार्थ प्रकाश। तो देखिए जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं उनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, और इन्होंने सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना की थी, इन्हीं के द्वारा किया गया था, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है। गीता रहस्य किसकी बुक है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसकी पुस्तक है? वो है स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो ये सारी जो है याद रखिएगा, जो भी पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर है गुलामगिरी, जो है महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा रचित है, इनकी ये पुस्तक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, बिकॉज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इन सारे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं इस सीरीज में कवर कर लूंगी। तो आप जितने भी मैं एपिसोड 1, 2, 3, 4 आगे भी जो सीरीज लेकर आऊंगी आप उन सबको अच्छे से देखिएगा, इससे आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि हाँ मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, जो भी मेरे कंटेंट है वो यूजफुल है, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिकॉज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा टाइम टू टाइम। सो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको मेरे चैनल के थ्रू आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, और मुझे अच्छा भी लगेगा कि अगर आप इसे लाइक और शेयर करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सो दैट मैं और भी इस पे अच्छे से वर्क कर पाऊँ और भी हार्ड वर्क करूँ आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।